नमस्कार दोस्तों, सबने मेरी राम राम। मेरा नाम है प्रदीप सर हरियाणवी और मैं आपका स्वागत करता हूं यूपीएससी समाचार। आज है 31 मई। फटाफट देख लेते हैं कौन कौन सी न्यूज आज हम कवर करने वाले हैं। सबसे पहला है कि एक अग्निकुल स्टार्टअप है, उन्होंने एक लॉन्च करी है मिसाइल जो कि 3D प्रिंटेड इंजन से बनाया है। ये एक प्राइवेट कंपनी ने लॉन्च किया है, तो ये दिखाता है कि साइंस एंड टेक के अंदर कैसे प्राइवेट सेक्टर स्पेस सेक्टर में भी आ रहा है। ये हमारी स्पेस पॉलिसी आई थी रिसेंट में, तो मेंस के लिए बहुत अच्छा टॉपिक बनता है। आपको पता रहना चाहिए कि हमारा स्पेस स्टेशन कहां पे है। एक तो हमारे पास श्री हरिकोटा में है और दूसरा हमारा कुलशेखर पत्तीनम तमिलनाडु में ही। उन दोनों की लोकेशन मैप पे मार्क कर लेना। दूसरा है कि इंडिया में पीडियाट्रिक इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज बढ़ रही है। इसमें ऐसा होता है कि पेट के अंदर क्या होता है कि हमारी जो इम्यून सिस्टम होता है हमारी डब्ल्यूबीसी को ही अपना दुश्मन समझ लेता है, उनको मारना स्टार्ट कर देता है, जिसकी वजह से पेट में अल्सर हो जाते हैं, खून के दस्त आने लगते हैं, फीवर आने लगता है। तो इसके लिए हमारे हमको पहले से अवेयर होना पड़ेगा, थोड़ा प्रिवेंटिव भी करना पड़ेगा और क्यूरेटिव भी करना पड़ेगा। तीसरा है, डज द एमसीसी कंडक्ट नीड लीगल टीथ। जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट होता है, जिसको आचार संहिता बोलते हैं, वो इलेक्शन कमीशन जारी करता है, लेकिन उसके पीछे कोई लीगल कोई कानून नहीं है। तो उसको इंप्लीमेंट करने में इलेक्शन कमीशन की एक लिमिटेड दायरा है। तो ये एक डिबेट है कि क्या हम इसको लीगल एंगल दें ना दें। अगर लीगल देंगे तो क्या प्रॉब्लम आ सकती है, नहीं दिए तो क्या आ रही है। उस हिसाब से एक अच्छा एनालिसिस है। टबैको एपिडेमिक इन इंडिया, आज नो टबैको डे है। तो टबैको को लेके डिजीज बहुत ज्यादा बढ़ रही है और खास करके यूथ पॉपुलेशन टबैको बहुत ज्यादा कंज्यूम कर रही है, जिससे हमारे अंदर हार्ट अटैक आना या ब्रेन स्ट्रोक आना या फिर पैरालिसिस होना। तो इकोनॉमिकली भी बहुत पैसा जा रहा है। अब हम उसको बंद भी नहीं कर सकते, बंद करेंगे तो इंडस्ट्रीज जो लॉबी है वो नहीं करने देती, और कंज्यूम करने देंगे तो यूथ इसके पीछे पागल हो जा रहा है, डिस्ट्रेस में भी पी रहे हैं, या मूवी में देख देख के उसको एक टशन मान के बैठे हैं स्कूल के बच्चे भी। तो ये उसके ऊपर एक अच्छा आर्टिकल है। फिर हमारा छाबार पोर्ट ईरान का एक पोर्ट है जिसको इंडिया डेवलप कर रहा है। 2015 में हमने साइन किया था, 2016 से हम उसको बनाना स्टार्ट कर रखा था। अभी रिसेंट में भी हमारे प्राइम मिनिस्टर गए थे बात करने, तो उसके बारे में था। आज का जो एडिटोरियल है, इंडिया एंड द मैनेज्ड केयर प्रोमिस। मैनेज केयर में क्या होता है कि आपको हेल्थ भी अच्छी देनी है और उसका खर्चा भी देखना है ना। आजकल हॉस्पिटल की कोई कमी नहीं है, लेकिन उसके अंदर खर्चा इतना लगता है कि आम आदमी उस बीमारी से बचने के लिए जो लोन लेता है वो लोन ही उसे मार डालता है। तो इंडिया को उसमें क्या करना चाहिए, इंडिया यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज देने का प्रॉमिस करता है। इसमें जन आरोग्य योजना लॉन्च कर रखी है। तो बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो आपको मेंस के हिसाब से पता रहना चाहिए। और आज हम देखेंगे एशिया के बारे में थोड़ा सा मेजर मेजर चीजें। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा GS3 से है, साइंस एंड टेक से। तो अग्निकुल कोसमोस करके एक इंडियन स्पेस स्टार्टअप है, इन्होंने एक मिसाइल टाइप का लॉन्च किया है। सॉरी, सब ऑर्बिटिकल टेस्ट व्हीकल है, इसका नाम है अग्निबाण। अग्निबाण सोल्टेड। सोल्टेड आपको पता रहना चाहिए, सोल्टेड होता क्या है। सोल्टेड का मतलब होता है सब ऑर्बिटल टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर। तो अग्निबाण आपको याद रखना है, ये वर्ल्ड का पहला सिंगल पीस 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन है। इतना इसके बारे में पता रहे तो बहुत रहेगा। इसका नाम क्या है, अग्निबाण। किसने बनाया है अग्निबाण? अग्निबाण बनाया है अग्निकुल कॉस्मोस, को एक प्राइवेट कंपनी है। बस इतना इसके बारे में पता रहे। वर्ल्ड का पहला 3D प्रिंटेड सेमी क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन है, बस ठीक है। तो ये देखो, कोई भी नई चीज आती है तो कॉस्ट घटाएगी, असेंबली टाइम अच्छा होगा, अफोर्डेबल होगा, डेमोस्ट्रेट कर रहा है इंडिया का एक्सपर्टीज, डेमोस्ट्रेट कर रहा है। फ्यूचर में हम हो सकता है इसको कॉमर्शियली भी लॉन्च करें। इंडिया बहुत पहले से दूसरे देशों की मिसाइल लॉन्च करते हुए आ रहा है, तो हम आगे भी करेंगे, बिकॉज कॉस्ट कम हो गया है, अफोर्डेबल हो गया है, टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट हो रही है। रिसेंट में पाकिस्तान ने अपनी मिसाइल लॉन्च करवाई, अपनी सैटेलाइट लॉन्च करवाई है चाइना से। तो हम तो इसमें सेल्फ सफिशिएंट हो चुके हैं। इवन हमारा जो सिस्टम है वो इतना एफिशिएंट है, अमेरिका खुद अपनी सैटेलाइट कई बार यहां से लॉन्च करवा लेता है, ठीक है। चलो, GS2 का सोशल जस्टिस में हेल्थ आता है। तो IBD, इंफ्लेमेटरी बाउल डिजीज, तो एक क्रोनिक ऑटो इम्यून कंडीशन है जिसके अंदर हमारी व्हाइट ब्लड सेल्स जो हमारे इम्यून सिस्टम को बचाती हैं, वो खुद ही एक्टिव हो जाती हैं, और उन्हीं को जो हमारी ह्यूमन गट के अंदर जो सेल्स हैं जो हमारे लिए खुद के लिए बेनिफिशियल, उनको ही एनिमी मान के मारना स्टार्ट कर देता है, जिसकी वजह से फीवर, एब्डोमिनल पेन या दस्त लग जाते हैं, या डायरिया वगैरह हो जाता है, खूनी दस्त जिसको बोलते हैं। तो ये सब बीमारी आ रही है, इसके लिए हम कर क्या सकते हैं? अब देखो, इसके लिए हमारे पास दवाइयां भी हैं।
पहले ये देख लेते हैं कि इसके कारण देखो दिक्कत क्या होती है। जो हम खाना खाते हैं उसके अंदर जो मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं वो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होते हैं, वो एब्जॉर्ब नहीं हो पाएंगे, वो नहीं होंगे तो हम वेट लूज करेंगे, मसल मास लूज करेंगे, एनेमिक होंगे, खून हीमोग्लोबिन कम बनेगा, विटामिन की डेफिशिएंसी हो जाएगी, तो बहुत सारी चीजें हो जाएंगी। अब देखो दो तरह का बताया है इन्होंने आईबीडी, जो इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज था, एक तो है अल्सरेटिव कोलिटस, दूसरा है क्रोन्स डिजीज। और ये दोनों जगह आइडेंटिफाई ना कर पाए तो उसको हम कंबाइनली बोल देते हैं इनडिटर्मिनेट कोलिटिस। तो इसके लिए हम ठीक कैसे करेंगे? देखो इतनी भयंकर बीमारी है, हमें स्टेरॉइड यूज करने पड़ेंगे, और एक नई तरह की ड्रग्स भी आई हैं बायोलॉजिक्स, ये हम यूज करते हैं। बस इसके बारे में इतना पता रहे तो चलेगा एग्जाम के हिसाब से। अगला देख रहे हैं आरपी एक्ट। अब देखो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है, आचार संहिता जिसको बोलते हैं, इसके लॉन्च करने के बाद कुछ आपके ऊपर रेस्ट्रिक्शन लग जाती हैं कि आप कोई नई स्कीम लॉन्च नहीं कर सकते या आप कुछ डेवलपमेंट वर्क नहीं बना सकते, जो भी इलेक्शन से मतलब इलेक्शन स्टंट ना दिखे उसके लिए जारी होता है। तो ये लोकसभा इलेक्शन के दौरान में अभी हुआ था, लेकिन दिक्कत क्या हो रही है कि इसके पीछे लीगल बैटल नहीं है, कोई लीगल बैकअप ना होने की वजह से इसको बार बार वायलेट किया जाता है। जो बड़े बड़े नेता हैं वो इसको वायलेट कर रहे हैं, तो इलेक्शन कमीशन कुछ बोल नहीं रहा है। तो इसको लेके ये आया कि भाई क्या हमें करना चाहिए। अब देखो कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि इसको एनफोर्स करना अननेसेसरी है। क्यों अननेसेसरी है? कि इलेक्शन कमीशन के पास आर्टिकल 320 में पहले से ही बहुत सारी पावर है। इलेक्शन कमीशन चाहे तो कुछ भी बैन कर सकता है, उसके पास इतनी पावर पहले से है। अगर इसको आपने दोबारा से डाल दिया तो लीगल बैटल होंगी, इलेक्शन की प्रोसेस डिले होगी और हमारा पॉलिटिकल लैंडस्केप डिसरप्ट हो जाएगा। ठीक है, और ये कह रहे हैं कि चैलेंज क्या है, एक मेयरली कोड बना देने से उसका कुछ नहीं होता, उसके पीछे लीगल बैकअप भी होना चाहिए। ठीक है, तो उससे क्या होगा, जो पॉलिटिशियंस है वो डरेंगे कि भैया अगर हमने एमसीसी तोड़ा तो हमारे ऊपर बैन लग जाएगा, हम सस्पेंड हो सकते हैं, हमारी पार्टी डीरजिस्टर हो सकती है। ये आपको पता रहेगा कि इलेक्शन कमीशन किसी पॉलिटिकल पार्टी को रजिस्टर तो कर सकता है, डी रजिस्टर करने की पावर इलेक्शन कमीशन के पास नहीं है। ठीक है, तो ये पावर होनी चाहिए, तो लेवल प्लेइंग फील्ड मिलना चाहिए। जो दूसरे हैं तो बहुत सारे जो सीनियर पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो वायलेट कर ही रहे हैं इसको, है ना। सोशल मीडिया का एक अलग से टॉपिक आ जाता है, सोशल मीडिया पे हम प्रभावित कर रहे हैं, वैसे ही ऐड दिखा के लोगों को प्रभाव करे, तो सोशल मीडिया के लिए भी रेगुलेशन आना चाहिए। आजकल जैसे मैं देखता हूं फेसबुक पे या व्हाट्सएप या इंस्टा पे, तो हम बार बार कांग्रेस की या बीजेपी की या इन सब पार्टियों की ऐड आती रहती हैं। एक में वो दिखा रखे हैं कि 8,500 रुपए ठकाटक खटाखट खटाखट आते रहेंगे, उधर से बीजेपी वाले दिखा रहे हैं कि भाई बहुत भला हो गया है। तो सारी पार्टी चाहती है कि हम आपको इन्फ्लुएंस करें, उसके पीछे रेगुलेशन कहां तक है? एमसीसी तो लगा दिया, लेकिन वो सोशल मीडिया के थ्रू वो चीजें बहुत अनरेगुलेटेड फील्ड में चल रही हैं। तो हमें चाहिए कि एक हेल्दी रेगुलेशन हो। कंक्लूजन ये रहेगा कि इस एमसीसी को रिव्यू करो और सोशल मीडिया को एनहांस करो, और एसीआई है वो लीगल कॉन्स्टेंट में ऑपरेट करे और कोलैबोरेटिव एफर्ट हो। किसी भी चीज का जो सॉल्यूशन होता है वो कोलैबोरेशन से ही आता है, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। इस तरह सारे मिलकर, इलेक्शन कमीशन, पॉलिटिकल पार्टीज, पब्लिक, गवर्नमेंट, सारे मिलकर अगर एफर्ट करेंगे तो हमारा इलेक्शन कमीशन अच्छे से काम कर पाएगा। टबैको को लेके मैंने बताया आज नो टबैको डे है, तो हमारे हेल्थ रिस्क है, एनवायरमेंटल रिस्क है, लेजिस्लेटिव मेजर्स भी हैं और इंडस्ट्री की लॉबिंग भी है। देखो करीबन इंडिया में 26 करोड़ टबैको कंज्यूमर्स हैं, और जो मेजर डिजीज हैं ग्लोबली कह लो या इंडिया में कह लो, टबैको से ही हो रही हैं। और टबैको सिर्फ हमारी हेल्थ को नहीं, सोयल इरोजन में कंट्रीब्यूट कर रहा है, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, वेस्ट जनरेट हो रहा है। तो देखो टबैको के बारे में वैसे बता देता हूं मैं, इसमें जो पूरा आर्टिकल का क्रक्स क्या है, क्रक्स यही है कि टबैको बहुत ज्यादा डिग्रेडिंग है हमारी हेल्थ, एनवायरमेंट, सोयल, सब जगह। लेकिन इसका कंजप्शन बहुत ज्यादा हो रहा है। खास करके ये देखा जा रहा है कि वुमेन्स में भी बहुत ज्यादा ये आ गया है। वुमेन्स में आ जाने की वजह से उनकी उनकी प्रेगनेंसी की जो प्रोसेस है, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, इसकी मेंटल हेल्थ है, वो उसकी बॉडी पर बहुत गलत प्रभाव डालता है। इंसान उससे अडिक्टिव हो जाता है, इवन यहां तक हो जाता है कि वो टॉयलेट में भी नहीं जा सकते बिना सिगरेट पिए फ्रेश होने के लिए। ठीक है, जिन्होंने देखा है या जो पीते हैं उनको पता रहेगा कितना अडिक्टिव है। ठीक है, इसको पीने से हमारे न्यूरॉन्स में कुछ समय के लिए एक्टिवेशन जरूर होता है, अच्छा लगता है, लेकिन उसका लॉन्ग टर्म इंपैक्ट इतना खतरनाक है कि इंसान खास खास के मर जाएगा, कैंसर हो जाएगा। अब इसमें हम कर क्या सकते हैं? देखो इसमें रेगुलेशंस तो लाई रखी हैं, तो और स्ट्रिक्ट रेगुलेशन आने की जरूरत है, लेकिन लॉबी वगैरह आने नहीं देती। इसमें एक ई सिगरेट का भी एक इश्यू आता है कि जो ई सिगरेट आती है उसमें धुआं नहीं निकलता, स्मोकलेस होती हैं जलने पे ना, तो वो भी बैन कर रखी है सरकार ने, लेकिन वो अक्सर पबों में, बार में, अक्सर यूथ में वो देखा जा रहा है, तो उसको हम रोक ही नहीं पा रहे। तो उसको भी रोकना जरूरी है।
नेशनल टबैको कंट्रोल प्रोग्राम सरकार ने चला रखा है, लेकिन उसमें स्टाफ और रिसोर्स की कमी की वजह से वो चल ही नहीं पा रहा है। ई सिगरेट पे बैन हो चुका है, लेकिन गवर्नमेंट एफिलिएशन या इन्फ्लुएंस इंडस्ट्री है वो इसको रोक ही नहीं पा रही है। तो हमें मिलजुल के इसको रोकना होगा। इसके बाद अगला हमारा जो हमने जिक्र किया छाबार पोर्ट, ये छाबार पोर्ट, ये ईरान के थ्रू हम अफगानिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान जाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि यहां से हम जा सकते थे लेकिन बीच में हमारे दुश्मन आ गए पाकिस्तान, ये हमको जाने नहीं देता। तो हम पानी के थ्रू जाएंगे यहां से छाबार। छाबार से रेलवे लाइन बिछा रखी है जो कनेक्ट करेगी जहेदान से। जहेदान से कनेक्ट करने के बाद यहां पर एक गारलैंड हाईवे बनता है, पूरा जो हेरात को, काबुल को, कांदार को कनेक्ट करता है। डेलाराम जर्रान करके एक हाईवे है, वो कनेक्ट करेगा और ऊपर जाके हम पूरे सेंट्रल एशिया में अपना माल पहुंचा पाएंगे। अब यहां से जो पोर्ट है गवादर पोर्ट, यहां से आप देख रहे हो चाइना को भी एंट्री चाहिए, तो चाइना पीओके के थ्रू आते आते यहां गवादर पोर्ट से एक्सेस लेगा। ठीक है, और यहां क्या बना रखा है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, सी पैक। तो इंडिया काफी साल से इसका विरोध कर रहा है। छाबार, गवादर, कराची, कांडला, इन चारों का नोट्स लेफ्ट से राइट आपको अरेंज करना आना चाहिए, पेपर में आ सकता है, पता लगा लेना कौन सा कहां पे है। ठीक है, ईरान का अकेला ये पोर्ट है जिसके थ्रू कर रहे हैं। मैनेज हेल्थ केयर की बात करें तो देखो ग्रोइंग प्रोमिनेंस ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस बढ़ रहा है। अमेरिका का कंसेप्ट है मैनेज केयर ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या करती हैं, ये आपका हेल्थ इंश्योरेंस भी देती हैं, आपका हॉस्पिटल का चार्ज देती हैं। देखो इंडिया में क्या होता है, इंश्योरेंस कंपनी आपका पैसा तब देती है जब आप एडमिट हो जाते हो, लेकिन बाहर जो दवाइयां लेते हो या जो जो आदमी एडमिट नहीं हुआ, उसका टेस्ट हुए, वो खर्चे मोस्टली इंश्योरेंस कंपनी नहीं देती हैं। लेकिन जो एमओसी का मॉडल है ये कह रहे हैं कि हेल्थ आपका सब कुछ देंगे, हम ओपीडी भी देंगे। ठीक है, लेकिन हमारे इंडिया में क्या हो रहा है, आउट पेशेंट केयर जो ओपीडी जिसको बोलते हैं वो नेग्लेक्ट होता है। सिग्निफिकेंट तो वहीं से खर्चा लग जाता है, हर आदमी एडमिट थोड़ी ना होता है, और एडमिट होने के लिए आपको काम भी छोड़ना पड़ेगा। बहुत सारे लोग क्या होते हैं, झूठे बिल बनवा लेते हैं एडमिट होने के लिए। तो कंप्रीहेंसिव कवरेज अगर देना है तो एमओसी हम दे सकते हैं। रिकमेंडेशन देखो हमारे इंडिया में आयुष्मान भारत मिशन हमने दे रखा है, जिसमें 5 लाख 1 साल तक आप पूरी फैमिली के लिए हॉस्पिटल केयर ले सकते हो, कैशलेस ले सकते हो। तो वो सब उस आर्टिकल के बारे में है। इसमें देखो इसका फायदा क्या रहेगा, अगर हम एमसीओ लेके आते हैं, कॉस्ट कंट्रोल हो जाएगा, सर्विस इंटीग्रेटेड मिल जाएंगे एक ही जगह पे, जो आउट पेशेंट है ओपीडी उसको फायदा हो जाएगा, रिसोर्स का बेटर यूटिलाइजेशन होगा, एक्सेस ज्यादा लोगों को एक्सेस मिल जाएगी अभी जिनको नहीं है, और प्रिवेंटिव केयर जो जो बीमारी होने से पहले भी आपको थोड़ा सा चेकअप वगैरह दे, उस तरह का है। अब यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज का कंसेप्ट क्या आता है कि भाई सबको हेल्थ कवरेज मिलना चाहिए सरकार की तरफ से। तो उस यूएचसी क्या मतलब, ऑल इंडिविजुअल एंड कम्युनिटीज हैव द एक्सेस टू क्वालिटी हेल्थ केयर विदाउट फेसिंग फाइनेंशियल हार्डशिप। पैसे की वजह से कोई ऐसा आदमी ना रह जाए जिसको हेल्थ कवरेज नहीं मिला है। तो हमें हेल्थ प्रमोट करना है, प्रिवेंशन, ट्रीटमेंट, रिहेबिलिटेशन, सब कुछ देखना है, पहले भी देखना है, बाद में भी देखना है, ड्यूरिंग भी देखना है, उसके दवाइयों को ध्यान भी रखना है। तो इस तरह से ये है। तो देखो यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज आएगा, सबको आएगा तो क्या मिलेगा, देखो सब बेहतर सर्विस मिल जाएगी। बेहतर सर्विस मिलेगी तो फाइनेंशियल बर्डन कम हो जाएगा। अगर मैं 10,000 रुपए कमाता हूं, अगर मैंने 50,000 रुपए खर्च कर दिए हॉस्पिटल में, तो मैं अगले 5 महीने तक मैं जो कमा रहा हूं वो तो मेरा नेगेटिव में चल रहा है। बेटर हेल्थ का आउटकम्स मिलेंगे, अगर हेल्थ अच्छी होगी तो काम भी अच्छा कर पाएगा, प्रोडक्टिविटी उसकी और बढ़ जाएगी, है ना। गवर्नमेंट की अकाउंटेबिलिटी है वो इंक्रीज हो जाएगी। अगर गवर्नमेंट आपको अच्छे से हेल्थ केयर नहीं दे पा रही है तो आप इलेक्शन में उसको अगेंस्ट वोटिंग कर सकते हो। लेकिन दिक्कत क्या आ रही है, देखो भाई फंडिंग है ही नहीं, सरकार के पास ही पैसा लिमिटेड है। हमारे हेल्थ केयर का मुश्किल से 4% हम दे रहे हैं। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, बहुत सारों के पास तो अच्छी हेल्थ केयर है अर्बन एरिया, रूरल में इतना है ही नहीं। हाई आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर, अपनी जेब से ज्यादा पैसा देना पड़ता है, 100 कमा रहे हो 500 पे करना पड़ रहा है। इंश्योरेंस कंपनी जो है वो ढंग से फैली नहीं है आजकल, मुश्किल से 32% लोग ही इंश्योर हो पाए, जबकि आप देखोगे यूके वगैरह में 84% हेल्थ इंश्योरेंस में आ रखे हैं। स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर जो है, मतलब कोई स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर, जैसे भाई किसी को इंटेस्टाइन वगैरह में कोई स्पेशल, तो उसके लिए गैस्ट्रो वगैरह या ब्रेन का स्पेशलिस्ट है, वो सबको नहीं मिल पाते हैं। नॉर्मली तो एमबीबीएस डॉक्टर हैं वो आपको एक नॉर्मल कंडीशन दे सकते हैं, लेकिन आपको सुपर स्पेशलाइजेशन चाहिए तो वो सबको नहीं मिल पाता, हमें अमेरिका, यूरोप, ब्रिटेन जाना पड़ता है। ठीक है, हेल्थ केयर की क्वालिटी पुअर है, गांव वगैरह में तो क्वैक्स हैं, झोला छाप है, वो वगैरह इसको दिक्कत दे रहे हैं। आपको हेल्थ केयर पे लिमिटेड एजुकेशन है, आपको अवेयरनेस ही फैलानी पड़ेगी कि हेल्थ केयर कैसे मेंटेन करना है। तो कंक्लूजन यही रहेगा, आयुष्मान भारत मिशन हमारा अच्छा मिशन है। हमारी हेल्थ केयर पॉलिसी आई थी, कोलैबोरेट अप्रोच रहना चाहिए, हेल्थ और एजुकेशन दोनों ही एक्सेसिबल और अफोर्डेबल होनी चाहिए, ये इसका निष्कर्ष रहेगा। आज का हमारा जो मैप है एशिया के बारे में है। देखो एशिया वर्ल्ड का सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है,
करीबन अर्थ का जो टोटल लैंड मास है उसका 30% ले रहा है ना। और अर्थ का पूरे अर्थ का देखें तो हम 8.7% ले रखे हैं। वर्ल्ड की 60% पॉपुलेशन यहां रहती है। इंडिया और चाइना जो मेजर पॉपुलेशन है वो एशिया का हिस्सा है। एक तरफ पैसिफिक ओशियन है, एक तरफ इंडियन ओशियन, एक तरफ आर्कटिक ओशियन है। अर्थ पे जो हाईएस्ट पॉइंट है, सबसे ऊंचा पॉइंट, वो है माउंट एवरेस्ट, वो यहां पे है। माउंट एवरेस्ट की हाइट कितनी आपको कमेंट में बताना है। और अर्थ का सबसे लोवेस्ट पॉइंट है जो डेड सी, वो भी इसी के अंदर है। ठीक है, अच्छे से मार्क करना। अब इसको हमने 6 फिजियोग्राफिक डिवीजन में बांट रखा है, सेंट्रल, ईस्टर्न, नॉर्थर्न, साउथ ईस्ट, साउथ ईस्टर्न, वेस्टर्न। तो आपको साउथ ईस्ट इंपोर्टेंट है एग्जाम के हिसाब से। ये जो कंट्री है, ब्रुनई, म्यांमार, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, ये 10 कंट्री हैं। इसको छोड़ दिए तिमोर को, इन 10 को इसको हटा दें। इन 10 ने अपना ग्रुप बना रखा है, इकोनॉमिकल ग्रुप आसियान। ऐसे ही हमारा साउथ एशिया है, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, इन सब ने मिलकर क्या बना रखा है, सार्क। तो ऐसे जो ग्रुपिंग्स हैं, सार्क, नाटो, आसियान, बिम्स्टेक, ये सब आपको पता रहना चाहिए कौन किसका मेंबर है। एग्जाम के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट ये होने वाला है। आज के जो एमसीक्यू है वो आप देख लेते हैं। विच एशियन कंट्रीज मेक बाउंड्री विद मेडिटेरेनियन सी। जो मेडिटेरेनियन सी है उसके साथ एशिया की कौन सी कंट्री बाउंड्री बनाती है, उसकी ट्रिक है सिल्ट, SILT, सिल्ट। वो आपको मैप में देखना है और कमेंट करना है सिल्ट से क्या बनता है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना कब लॉन्च हुई थी, डेट और ईयर आपको पता रहना चाहिए, पेपर में आता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का टेन्योर कितना होता है, ये आपको बताना है। आर्टिकल 324 मैंने बता दिया है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, कौन से संविधानिक संशोधन के द्वारा जो हमारी वोटिंग एज है 21 साल होती थी पहले, उसको 18 कर दिया गया था। कौन से अमेंडमेंट से ये हुआ था, ये आपको पता रहना चाहिए, पॉलिटिका है। यूराल रिवर, यूराल रिवर कौन सी वाटर बॉडी में जाके गिरती है, ये आपको बताना है। बहुत फेमस रिवर है। यूराल माउंटेन्स भी हैं जो एशिया को यूरोप से अलग करते हैं। यूराल रिवर कौन से वाटर बॉडी में जाके गिरती है, आपको कमेंट करके बताना है। आई होप आप इनके आंसर डेली कर रहे होगे। जो बच्चा डेली कर रहा होगा उसको हम एक प्राइज भी देंगे। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू।